Hi friends, how are you? Today we are going to discuss the second part of your 15th chapter Economic Development Standard 10 SS. So far we have discussed the features of developing economy, and we discussed economic and non-economic activities, and we also discussed different sectors of Indian economy like primary, secondary and service tertiary sector, and we also discussed the factors of production: land, capital, labor and entrepreneurship. Here we are going to discuss the distribution of factors of production and some other things. Human wants, friends, are unlimited. हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं लेकिन उतने रिसोर्सेस नहीं हैं. मुझे एक शेर याद आ रहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले. मतलब हमारी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा है, वांट्स इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन रिसोर्सेज उतनी ज़्यादा नहीं है. नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. किसी देश के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमेशा इसकी कमी रहेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के. एज ए रिजल्ट एवरी कंट्री फेल्स इस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनी क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दैट. अब सबसे पहले बात करें अनलिमिटेड वांट्स. हमारी बहुत सारी वांट्स होते हैं, अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, और एक वांट में से बहुत सारी वांट्स जनरेट होती है. कैसे मैं समझाऊँ आपको? सुनो, अगर एक आदमी को शर्ट पहनना है, अगर समझो दुनिया में सिर्फ वही अकेला आदमी रह गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शर्ट के लिए पहले कॉटन ग्रो करना पड़ेगा या किसी भी तरीके से कपड़ा बनाना पड़ेगा, और वो जो थ्रेड्स मिलेंगे उसमें से कपड़ा बनाना पड़ेगा, उसको कपड़ा बुनना पड़ेगा, फिर वो बुने हुए कपड़े को उसमें से शर्ट बनाना पड़ेगा. ओके, तो एक ही आदमी को कितने सारे काम करने पड़ेंगे? पहले तो वो कपड़ा बनाना, फिर वो धागे बुनना, उसमें से टेलर में से, फिर उसको बटन बनाने के लिए प्लास्टिक में से बटन बनाना, बहुत सारी चीज़ें. मतलब एक वांट के लिए कितनी सारी वांट्स को पूरी करनी पड़ेगी. आपके पास जो एक चाय का प्याला पहुंचता है, उसके पहले उसके पर कितनी प्रोसेस होती है. पहले कोई वो चाय पत्ती को तोड़ता है, वो चाय पत्ती को फिर प्रोसेस की जाती है, ब्राउन की उसको चाय पत्ती ब्राउन बनाई जाती है, फिर वो पैक होती है, पैक होकर ट्रांसपोर्ट होकर दुकान वाले के पास आती है, दुकान वाले के पास हमारे पास आती है. मतलब कितनी सारी वांट्स, एक ही वांट्स के लिए, एक चाय के प्याले के लिए कितनी सारी वांट्स होती हैं हमारी. मैनी रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल अगेन एंड अगेन वाइल मैनी वांट्स अराइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको बार बार चाहिए. दुनिया में 3 प्रकार की वांट्स होती हैं. पहली वांट कि जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते. सपोज आपको प्यास लगी है या भूख लगी है, खाना खाना है, मम्मी को आप बोलते हैं मुझे खाना दीजिए, तो वो मम्मी को तुरंत पूरा करना पड़ेगा. ओके, ऐसा नहीं कि अभी सुबह तक खाया था, अभी नहीं खा सकते हो, अभी शाम कल खाना नहीं, वो फुलफिल करनी पड़ेगी और बार बार फुलफिल करनी पड़ेगी. दूसरी है, कुछ चीज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है. मतलब आपको नई जीन्स खरीदनी है, अब मम्मी को बोलते हैं मुझे नई जीन्स खरीद के दो, मम्मी बोलती है नहीं अभी ये महीना नहीं, अगले महीने ले लेगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने के बारे में ऐसा नहीं कर सकते. और तीसरी बात है, अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है घूमने के लिए, पापा को बोला कि मुझे तो प्लेन में ही जाना है, लेकिन अगर प्लेन नहीं मिले, ट्रेन की टिकट मिले तो भी चलेगा, तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं. तो कुछ ज़रूरतें हमें बार बार पूरी करनी होती हैं और इमीजिएटली, जैसे फूड, कपड़े, वो डिमांड है उसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और ट्रैवल बाय प्लेन और लग्जरियस डिमांड को हम कैंसिल भी कर सकते हैं. सो मैनी रीजन्स वांट्स बिकम अनलिमिटेड. सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वांट्स वन हैज़ टू मेक सिलेक्शन. हमें ये देखना है कि हमें कौन सी वांट्स पूरी करनी है. सारी वांट्स हम पूरी नहीं कर सकते. Important order in terms of necessities. As the resources to satisfy wants are limited, हमारे पास resources बहुत कम हैं. The individuals has to decide which want is more important. हमें देखना है कौन सी want ज़्यादा important है और उसकी वही want को उसको satisfy करनी है, priority देनी है. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on the others. अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आपको उसमें से देखना है, आपको उसमें से बुक खरीदनी है, आपको उसमें से चॉकलेट खानी है, या उसको संभाल के रख देना है. आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी आप किसको दोगे, तो वो आपको सोचना है. ओके, इफ़ यू वांट टू परचेज अ बुक, देन यू विल हैव टू फॉरगेट अबाउट चॉकलेट एंड कीपिंग इट मनी विथ यू. इफ़ यू वांट टू बाय चॉकलेट, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द बुक. लिमिटेड रिसोर्सेज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ, और ये सारे लिमिटेड हैं. सो हमें उसको जुडिशियसली, मतलब बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ेगा. Distribution of tools has to be done keeping selected wants in the center.
Alternative use of the resources. Resources to satisfy demands are limited, but they have alternative uses also. अगर प्रोडक्शन का एक टूल है वो एक तरीके से यूज़ हो सकता है तो उसका दूसरे तरीके से भी यूज़ हो सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है, अगर आप किसी एक खेत में वीट को उगाते हो, वीट इज सोन इन लैंड एंड बाजरा, ग्राउंड नट और एनी अदर यील्ड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. अगर आप वीट ग्रो करते हो तो वहाँ बाजरा मेज ग्राउंड नट ग्रो नहीं कर सकते. आपको एक ही चॉइस मिलती है, आप उस पर मल्टीपल यूसेज कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज़ ग्रो कर सकते हो. वीट ग्रो करना है तो बाजरा मेज ग्राउंड नट भूल जाओ, ग्राउंड नट ग्रो करना है तो बाजरा मेज भूल जाओ. अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप. Thus, in above mentioned condition, distribution of factors of production is done in such a way that they satisfy to maximum possible demands. अब methods of allocating resources, हर देश कोशिश करता है कि वो स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करे और बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करे. अब इसका दो तरीके हैं एलोकेशन रिसोर्स के, एक है मार्केट मैकेनिज्म और दूसरा है सोशलिस्ट सिस्टम या तो सोशल सिस्टम. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है. एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स इधर मार्केट और सोशल, और दे ऑल्सो एक्सेप्ट मिक्स इकोनॉमी. अब मार्केट सिस्टम क्या है? मार्केट सिस्टम को किसने अपनाया था? कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड जापान हैड एडोप्टेड. और सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया था रशिया और चाइना ने. मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम का. मार्केट सिस्टम में कंट्री की गवर्नमेंट किसी को भी बिजनेस करने देती है. एनी इंडिविजुअल कैन डू एनी बिजनेस. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी उसका सिटीजन है, वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, उसको मना नहीं है. ही इज़ नॉट बैंड टू डू एनी बिजनेस मार्केट सिस्टम में. ओके. जबकि सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा माना जाता है कि पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ना है, तो वहाँ किसी भी एक इंडिविजुअल को कोई भी बिजनेस, याद रहे, किसी भी एक इंडिविजुअल को कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता है. तो वहाँ सबकी ज़रूरतें कैसे पूरी होती? वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, टीवी, कार, मोबाइल, ये सब कैसे बनते हैं, सब चीज़ें. तो वो सारा बिजनेस कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. और आप कोई भी आपको स्किल आती है, आप उसका बिजनेस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब करनी पड़ेगी. तो दोनों में कितना फ़र्क है, चलो देखते हैं. मार्केट सिस्टम में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी बिजनेस कर सकती है. बहुत सारी कंपनी भी बिजनेस कर सकती हैं. जैसे मार्केट सिस्टम में आपको पता है कि इंडिया में भी मार्केट सिस्टम पार्शियली है, पार्शियली सोशलिस्ट सिस्टम है. मार्केट सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं. क्यों? कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है. यहाँ बिजनेसमैन क्या देखते हैं? प्रॉफिट. मार्केट में हमें कोई चीज़ बेचनी है तो हमें उससे प्रॉफिट कमाना है. इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन एंड इज रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉफिट एट द सेंटर. इसमें सेंटर में प्रॉफिट होता है. मतलब बिजनेसमैन एक ही चीज़ देखता है कि मुझे इसमें से प्रॉफिट कमाना है. पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्री वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट. लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, उसी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो इसमें मार्केट कम्प्लीटली फ्री है. यू कैन अंडरलाइन दिस ऑल्सो. मार्केट इज़ कम्प्लीटली फ्री. गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ. गवर्नमेंट बोलते हैं बिजनेस करो, जिसको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी. कोई एक पॉलिसी नहीं है जो उनको परेशान करे. ओके. लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है. आप देखते हो कि मार्केट में एक ही तरीके के कितने सारे मोबाइल्स, कितने सारे टीवी, कितनी सारी कार्स होती हैं. तो कंपटीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है मार्केट सिस्टम में. और competitive market में the owner has to increase working capacity to get greatest extent in order to obtain maximum profit. और कंपटीशन में हर बिजनेसमैन को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है. और इसकी वजह से मैनी न्यू रिसर्चेस भी होते हैं और न्यू मेथड्स होते हैं. सपोज बहुत सारे मोबाइल्स है. अब किसी कंपनी को नई तरीका का मोबाइल बेचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई अब कौन सा मोबाइल मैं लाऊँ मार्केट में ताकि लोग उसको आसानी से खरीदें. तो इसमें रिसर्च कांस्टेंट होता रहता है और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट द कंट्रीज टेक्स प्लेस. इसकी वजह से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है. द कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट. और कंपटीशन ये पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है जैसे अदृश्य हाथ की तरह, इनविजिबल हैंड की तरह. इसलिए एज द स्टेट डज नॉट, इसमें स्टेट किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या इंटरफियरेंस नहीं कर सकता है.
इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब इसके फीचर्स कौन से हैं? जैसे मैंने बताया कि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के रिसोर्सेज कोई भी इंडिविजुअल के पास होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस कर सकता है, और इसका सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करना चाहते हैं, और कंज्यूमर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है चॉइस की। मतलब हमको 10 में से कोई भी एक मोबाइल हमारी चॉइस का मिल सकता है, ऐसा नहीं कि एक सिर्फ एक मोबाइल हो। आपको इंडिया में याद है, आपको याद कहाँ से होगा? ये 1991 पहले की बात है, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। इंडिया में सिर्फ 1 या 2 कंपनी की कार मिलती थी, और स्कूटर तो सिर्फ बजाज का मिलता था, कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास अनगिनत चॉइस है। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज़ नॉट देयर इन दिस सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट की वजह से लोग बिजनेस करते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस, प्राइस मैकेनिज्म, मतलब जिसको प्राइस ज़्यादा मिलती है वो चीज़ें वो ज़्यादा बनाता है। मतलब आपको छूट है, आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हो यहाँ बना सकते हो, बेच सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको टोकेगी नहीं, रोकेगी नहीं, और आपके जो रिसोर्सेस है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होंगे और एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनेंगी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपकी कंपनी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट हो सकता है। न्यू एक्सप्लोरेशंस, मतलब नई नई चीज़ें बनती हैं इकोनॉमी में। जैसे अभी लोग कुछ ऐसे स्पेस शटल बना रहे हैं कि जिसकी वजह से हम स्पेस में भी अब घूमने जा पाएंगे। तो ये नए एक्सप्लोरेशंस वहीं होते हैं जहाँ फ्री इकोनॉमी होती है, जहाँ लोगों को फ्री में बिजनेस किया कर, मतलब फ्रीडम मिलती है उनको बिजनेस करने की, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका फास्ट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इम्प्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन से, और जब भी कंपटीशन होती है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है पता है? कस्टमर को होता है, मतलब हमको होता है। हमको अच्छी से अच्छी चीज़ सस्ते से सस्ते दाम में मिलती है, क्योंकि कंपटीशन हर कोई करता है बेचने की। लिमिटेशंस क्या है इसके? इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स, इसकी ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, उसके कुछ डिसएडवांटेज या तो लिमिटेशंस भी हैं, जो ये हैं। बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन सेंटर, यहाँ प्रॉफिट सेंटर में होता है। कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी में कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और लग्जरीज कमोडिटीज़ ज़्यादा चीज़ें कमोडिटीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट को निगलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई छोटी चीज़ है, जैसे पोस्ट कार्ड है और ये सब चीज़ें, कोई कंपनी प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, उसको गवर्नमेंट को खुद को करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट को बिजनेसमैन को मिलते नहीं है। गवर्नमेंट को तो कंपलसरी गरीब लोगों के लिए भी पोस्ट कार्ड, लेटर, ये सब प्रिंट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की, वो ये लोग प्रोड्यूस नहीं करते। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। कई बार बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है और रिसोर्सेज ख़त्म होते जाते हैं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हमेशा चल सके, तो उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस की वजह से कंज्यूमर्स को, यहाँ लोगों के पास नॉलेज या नहीं होता, वो इग्नोरेंट होते हैं, और कंज्यूमर्स को कई बार उल्लू बनाया जाता है, कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है। तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक है। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम, देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। अब बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसके पास ज़्यादा पैसे आते हैं, तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पैसे भी कुछ लोगों के पास ही आ जाते हैं। और यहाँ मोनोपोली भी हो सकती है, कोई बिजनेस एक ही कंपनी जानती है तो उसके मोनोपोली कर सकती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मतलब लेबरर्स को कम सैलरी में भी काम पर रखा जा सकता है, लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है। अब ये मार्केट सिस्टम की फेलियर की वजह से या तो उसकी लिमिटेशंस की वजह से हम सोशलिस्ट सिस्टम लेकर आए थे, और रसिया और चाइना ने इसकी वजह से फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी किया था। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू मार्केट सिस्टम। इन द सोशलिस्ट सिस्टम सारे डिसीजंस स्टेट मशीनरी लेती है, मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब होते हैं गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है। स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय स्टेट। पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे देश की जितनी भी इंडस्ट्री हैं गवर्नमेंट चलाती हैं, और जितने भी प्रोडक्शन के डिसीजन हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन है, सारे के सारे सोसाइटी को, मतलब समाज को ध्यान में रख के किए जाते हैं। मतलब यहाँ प्रॉफिट सेंटर में नहीं होता, यहाँ सोसाइटी सेंटर में होती है। मार्केट मैकेनिज्म में
मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट सेंटर में होता है, यहाँ सोसाइटी सेंटर में होती है। इन द सोशलिस्ट सिस्टम प्रॉफिट ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सोशल वेलफेयर मतलब लोगों का भला सोचा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से दाम पे बेचना है, ये स्टेट डिसाइड करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्न फैक्ट्रीज इज दैट। मतलब इनको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतना अचीव करना है। कई देशों में तो फार्मिंग भी इसी तरीके से होता है। लेबरर्स आर पेड, और लेबरर्स जितना भी काम करते हैं उनके काम के अनुसार उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको सैलरी मिलती है। अब सोशलिस्ट सिस्टम के जो हम देखें फीचर्स क्या हैं, एक तो सारे रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, स्टेट के पास। दूसरा, सारे डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस देश के कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। कोई इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर सकता। जैसे इंडिया में टाटा बिरला अंबानी करते हैं, वैसे वहाँ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। यहाँ प्रॉफिट ध्यान में नहीं रखा जाता, पर सोशल वेलफेयर इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर होता है। सोशल वेलफेयर, समाज का भला हो, ये सोचा जाता है। और लेबरर्स को उनके काम के बदले में पैसे मिल जाते हैं। कोई यहाँ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, तो अनइम्पोर्टेंट और लग्जरियस आइटम्स यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ये बेनिफिट्स हैं। और यहाँ प्रोडक्शन स्टेट करता है, तो यहाँ वेस्टेज मिनिमम होता है या ज़रा भी नहीं होता है। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है। और यहाँ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम नहीं होती है, क्योंकि हर लोग बिजनेस नहीं करते, हर सब काम करते हैं कोई ना कोई गवर्नमेंट की कंपनी में, तो यहाँ इनकम डिस्पैरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ कंज्यूमर्स को चीट नहीं किया जाता, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेच रही है, गवर्नमेंट किसी अपने सिटीजन्स को चीट नहीं करती है। लिमिटेशंस क्या है इसके? सोशल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है? एज द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। यहाँ प्रोडक्शन कोई बढ़ा नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट फैक्ट्री में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम नहीं करना चाहता। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन नहीं होती है, कंटेस्ट भी नहीं होती है और रिसर्च भी नहीं होती, इसलिए नई नई चीज़ें भी नहीं ढूंढी जाती है। और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि नई चीज़ें ढूंढी जाती है, लोगों को नई चीज़ों से अवगत कराया जाता है, उनको नई चीज़ें बेची जाती है। लेकिन यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता नई चीज़ें बनाने में या बेचने में। देयर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यहाँ कोई इंडिविजुअली पैसे नहीं कमा सकता, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होती है। और गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा इंटरफियरेंस होती है कि ब्यूरोक्रेसी मतलब साहब लोग जो होते हैं वो परेशान भी कर सकते हैं। आप ये कागज़ लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, वो करो, इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आई? क्योंकि सोशलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी दोनों ही फेल थी। इसकी वजह से ये दोनों की अच्छी चीज़ है। मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी की और सोशलिस्ट इकोनॉमी की, दोनों की अच्छी चीज़ों को मिक्स करके हमने बनाई है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। मतलब इसमें सारे के सारे बिजनेस गवर्नमेंट नहीं करती हैं, या तो सारे के सारे बिजनेस प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं करते हैं। मतलब इसमें से कुछ बिजनेस गवर्नमेंट खुद करती हैं और बाकी के बिजनेस वो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देती हैं। मतलब इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होती है। दैट इज इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, खेती, एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ये सब में कौन है? तो इसमें प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है। पर जो की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे की हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, मतलब हमारे देश के लिए शस्त्र वगैरह बनाना, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये गवर्नमेंट के पास होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकती है, वो चीज़ों को बहुत सेंसिटिव तरीके से रखा जाता है, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का बिजनेस संभालती हैं। बाकी जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पब्लिक या तो प्राइवेट ओनरशिप में जा सकती हैं। इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री, यहाँ मार्केट कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, स्टेट लेस हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन ना हो या कम हो, तो उस पर हैवी टैक्स लगा देती है। जैसे सिगरेट या तो लीकर, गवर्नमेंट नहीं चाहती इसका प्रोडक्शन बढ़े, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है। इन द सेम इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज़, और जो लोग इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में लगाते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, उनको टैक्स वगैरह में रिलैक्सेशन मिलता है, ताकि वो एरिया में भी डेवलपमेंट ज़्यादा हो। अब आगे बात करें
Thus, mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning and taking economic decisions. कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब यहाँ पब्लिक भी बिजनेस कर सकती है, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, तो इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल हैं. इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड ने इसी मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करके प्रोग्रेस किया है. इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें हमने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे दी है, लेकिन 3 चीज़ गवर्नमेंट ने अभी भी खुद के पास रखी हैं, और वो हैं, एक तो रेलवे पूरी गवर्नमेंट अब धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट के पास है ज़्यादातर. दूसरी है न्यूक्लियर चीज़ें, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाना, और तीसरी है आर्म्स और ये हमारी मिलिट्री के लिए जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाना. ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट ने इन 3 चीज़ों को अपने पास रखा है. वी सो फार स्टडीड अबाउट मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी एज डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रिसोर्सेज. पर आज देश में कोई, पूरे दुनिया में एक ऐसा देश नहीं है जहां एब्सोल्युटली मार्केट सिस्टम या तो सोशलिस्ट सिस्टम है. हर जगह मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम्स अपने इंडिविजुअल फीचर्स खो बैठी हैं और दोनों मिक्स हो गई हैं. मतलब कहीं भी आप कोई भी देश में जाओगे तो आपको मार्केट इकोनॉमी नहीं मिलेगी, या तो सोशलिस्ट भी नहीं मिलेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी ही मिलेगी. मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफियरेंस, while socialist system witnesses economic relaxation, economic liberalization. Now, but demerits are मिक्स इकोनॉमी भी कुछ डिमेरिट्स हैं. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी, इसमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट कभी भी जा सकती है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं होता. इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बदलती रहती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी लो हो जाता है. तो ये मैंने आपको समझाया है मार्केट मैकेनिज्म, socialist system, and then mixed economy. I hope you have understood well. Now we'll meet in the next lecture with the new chapter. Bye for now. I'm your English coach Sandeep sir. We'll meet in the next lecture. Bye for now.